अच्छा, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा दिमाग चलाएं तो 1/2 RS को आप एक्सपेंड कर सकते हैं 1/2 इंटू आर, और एस होता है आर थीटा जो आपने ऊपर खुद लिखा है, तो दिस वुड बिकम आर स्क्वायर थीटा। तो मतलब कि एरिया ऑफ सेक्टर के दो फॉर्मूले हो गए आपके पास, एक तो 1/2 RS और दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया 1/2 R² थीटा, जो कि दोनों सेम है। तो आप इनमें से कोई एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या तो ये फॉर्मूला या ये। तो इसको हम नाम दे देते हैं कि दिस वुड बी योर, या तो इसको हम बोलें कि दिस इज योर फॉर्मूला नंबर 1, ठीक है। फॉर आर्क लेंथ आपने क्या करना है, एस इज इक्वल टू आर थीटा, और दूसरा जो है वो 2a कर लें इसको, और इसको कर लें 2b, क्योंकि ये दोनों एक ही फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर के। एरिया ऑफ सेक्टर का एक फॉर्मूला हो गया 1/2 RS और दूसरा फॉर्मूला हो गया 1/2 R² थीटा, और वो दूसरा आया कैसे, वो भी हमने एस को एक्सपेंड किया, ठीक है। एस इज इक्वल टू आर थीटा फॉर्मूले की प्रूफ मैं आपको सिखा सकता हूँ, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है। आगे मूव ऑन करेंगे, कभी भी आपसे प्रूफ नहीं मांगेगा। ये फॉर्मूला बना उसी तरीके से है जैसे कि आपका x/360 बना था, वो रेशियो के मेथड से बना था, और ये उसी में अगर आप डिग्री को कन्वर्ट कर दें रेडियन में तो ये चीज़ बन जाएगी। और डिग्री टू और रेडियन की कन्वर्जन हम सीख चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में, अभी उसमें वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी तक हमने क्या सीखा है, बेसिकली दो फॉर्मूले देखे हमने। आर्क लेंथ का फॉर्मूला एस इज इक्वल टू सर आर थीटा। आप तो सब्जेक्ट बना के एक और भी तो फॉर्मूला बन सकता है। अगर आप इसमें आर को सब्जेक्ट बनाए, हाँ तो वो आप कभी कभार ऐसा होगा, यूज़ करना पड़ जाएगा सब्जेक्ट बना, ये ना करें, पता है फॉर्मूला मैं जब ज़्यादा याद नहीं कर पाऊंगा। आप बस अभी इन दो को देखें, इन दो से बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। मतलब अगर उसने फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में बोला हुआ, क्वेश्चन ये है कि भाई एस गिवन है 2.5, थीटा गिवन है 1.2 रेडियन फॉर एग्जाम्पल, और आपसे बोला है कि आर फाइंड करें, तो आप फाइंड कर लेंगे इसमें इनपुट करके। आप एस इनपुट करेंगे, आप थीटा इनपुट करेंगे, आर के लिए आप आर सब्जेक्ट बना देंगे। फिर उसके अलग से एक फॉर्मूला बनाना और उसको सब्जेक्ट बना के याद रखना, वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो सेम फॉर्मूले में अगर एक चीज़ कोई भी एक चीज़ अननोन है तो उसको आप निकाल सकते हैं। ओके, यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ रही तो ओके लिख के भेज दें, कोई कन्फ्यूजन है पूछ लें। वो खास रीज़न बताता हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, उम्मीद तो है। रिकॉर्डिंग नहीं हो रही यार, मैं देख लेता हूँ। नहीं हो रही, हो रही रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। लेट शुरू हुई है क्या, खैर अभी के लिए हमने दो फॉर्मूले देखे सिर्फ। ओके, रेडियन में करने की वजह, हाँ रेडियन में चीज़ें आसान हो जाती हैं यार। आप इसको देखें ना, अगर आप इस फॉर्मूले से देखें, आपने पुराने वाला फॉर्मूला सोचा और ये वाला फॉर्मूला सोचा, कौन सा बेहतर है, ये फॉर्म बेहतर है ना। पुराने वाले में तो आप पूरा वो करते हैं ना, एस वुड बी इक्वल टू x/360, थीटा/360, एंगल जो थीटा है, थीटा/360 इंटू 2πr, ये पूरी कहानी करते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप सिर्फ आर थीटा कर दें, नहीं, और आप करेंगे सिर्फ रेडियन में। ओके हो गया, ठीक है। तो इसको भी यूज़ कैसे करेंगे, अच्छा इसमें एक चीज़ और मैं लिख दूँ यहाँ पे, जो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। एक तो ये दो फॉर्मूले याद होने चाहिए, हमने कर लिया। अच्छा, कुछ लोग ना पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का भी अलग से फॉर्मूला बना लेते हैं, ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं तब भी आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये सेक्टर है, मैंने ये आई थिंक डिस्कस किया था क्लास में भी। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, पेरीमीटर किसी भी चीज़ का क्या होता है, आउटर बाउंड्री का सम, आउटर बाउंड्री की जितनी भी लेंथ है उसका सम। तो इसमें R+R+S होगा ना, ये तीन चीज़ें हैं आउटर बाउंड्री, और तो कुछ है नहीं, R+R+S। तो आप क्या करें, अगर आपको कोई और इसमें फॉर्मूला ऐड करने का दिल चाह रहे हैं तो आप कर दें। आप बोले पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला
वो होगा 2 टाइम्स आर प्लस एस, ठीक है। और एस आपको पता है आर थीटा होता है, तो वो इक्वल हो जाएगा 2r प्लस आर थीटा के। अब कुछ बुक्स में आप देखेंगे उन्होंने और पंचायत की, आर कॉमन लिया हुआ है 2 प्लस थीटा। तो इतनी कहानी करने की और फिर ये नया फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लॉजिक याद हो आपको। आपको लॉजिक क्या याद है कि यार भाई ये आउटर बाउंड्री की लेंथ का सम है, तो आउटर बाउंड्री में 2 रेडियस और एक आर्क लेंथ है, बस उनको ऐड करना है, ठीक है। फॉर्मूला ज़्यादा याद करना इज द लीस्ट एफिशिएंट थिंग यू कैन डू। आप फॉर्मूले याद ना करें, दिमाग में इतनी जगह नहीं है आप लोगों के, वैसे ही बहुत कुछ डला हुआ है। तो बेसिक फॉर्मूलाज पर हैं, बाकी क्वेश्चन के हिसाब से अपनी चीज़ों को आप मैनिपुलेट करते रहें, हम देखते हैं। और अच्छा, और आपको आना क्या चाहिए सर्कुलर मेजर में? एक तो ये बेसिक फॉर्मूलाज होगा, उसके अलावा क्या आना चाहिए मैं लिख देता हूँ। तो आपके पास साइन रूल और कोसाइन रूल जो आपने वो लेवल मैथ में सीखा था, ये भी रिविजिट कर लें, क्योंकि ये दोनों यूज हो जाते हैं। बेसिकली सर्कुलर मेजरमेंट जो आपकी ओ लेवल मैथ की ट्रिग्नोमेट्री है ना, वो यूज हो जाती है। और कैसे यूज होती है आपको दिखा देता हूँ, मतलब वो तो क्वेश्चंस के वक्त समझ में आएगा। मैं आपको जरा याद दिला दूँ साइन रूल था क्या। साइन रूल बेसिकली जब आप किसी एक ट्राइंगल की बात कर रहे थे और आप उसमें एंगल्स मार्क कर रहे थे फॉर एग्जांपल, तो ये आपका बेसिक ट्राइंगल है, आपने इसमें एंगल्स मार्क कर लिए। फॉर एग्जांपल ये ए है, दिस इज बी, दिस इज सी, ठीक है। कैपिटल से हम रिप्रेजेंट करते थे नॉर्मली जो हमारे एंगल्स हैं, उसके ऑपोजिट जो लेंथ है, ए के ऑपोजिट लेंथ को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, बी के एंगल के ऑपोजिट जो है उसको स्मॉल बी से, और सी के ऑपोजिट जो है स्मॉल सी से। तो जो साइन रूल था वो क्या था, वो था साइन ऑफ द एंगल ए अपॉन द इसकी ऑपोजिट साइड ए, इसका साइन अपॉन इसकी ऑपोजिट साइड वुड बी इक्वल टू साइन बी ओवर बी, साइन बी ओवर बी, और ये भी इक्वल होना चाहिए साइन सी ओवर सी के, ठीक है ना। ये साइन रूल यूज होगा कुछ क्वेश्चंस में, तो आपको आना चाहिए, ठीक है। ये आपको याद है होपफुली। सिमिलरली कोसाइन रूल, कोसाइन रूल के लिए भी अगर मैं ट्राइंगल वैसे ही बनाऊं बिल्कुल, तो अरे यार ठीक है ना, तो वो बेसिकली यही था कि ये एंगल है फॉर एग्जांपल ए बी एंड सी, और इसके ऑपोजिट भी आपको अगर स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी दिख रहा है, एंड कुछ वैल्यूज फाइंड करनी है आपने। तो किसी लेंथ को फाइंड करने का जो फॉर्मूला था वो यही था कि ए का स्क्वायर वुड बी इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। याद है ये चीज, ठीक है ना, कोसाइन रूल। सिमिलरली अगर बी का स्क्वायर चाहिए तो वो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी, जिसका आपको आंसर चाहिए, सही है ना, कॉस बी। सिमिलरली सी का स्क्वायर वुड बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही करेंगे आप जैसे कि आप ओ लेवल्स में करते हुए हैं। और सर जी सर ये रूल जो है वो ने और ए के बजाय, हाँ क्या कह रहे हैं, मुझे आवाज नहीं आ रही। सर ये साइन रूल जो है वो ए ओवर साइन और बी ओवर साइन भी हो सकता है। हाँ हो सकता है यार, हो सकता है, इसी को रेसिप्रोकेट कर देंगे ना, आप इनमें से कोई दो को यूज करेंगे और फिर रेसिप्रोकेट कर देंगे। बिल्कुल, अगर आपने ऐसे याद किया हुआ है तो वैसे भी सही है। याद मतलब जब भी मैं कहता हूँ ना फॉर्मूला याद करना जो है ना वो ज्यादा मसला है। अगर आप इसको ए ओवर साइन ए और बी ओवर साइन बी करते हैं तो वो भी एग्जैक्टली सेम चीज़ है, कर सकते हैं। ऐसे बस इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ठीक है, रेशियो सेम होता है बेसिकली।
ठीक है। और इसी में मतलब ये मैंने तीनों के लिए लिखवा दिया, वरना आपको मतलब याद ही है ये। इसका तरीका ये था कि अगर आपने ए स्क्वायर फॉर एग्जांपल फाइंड करना है, तो उसमें आपने ये करेंगे कि किसी भी साइड की लेंथ चाहिए, तो उसका स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर, बाकी दोनों की लेंथ के स्क्वायर का सम, माइनस 2 इंटू बाकी दोनों की लेंथ इंटू कॉज ऑफ द ऑपोजिट एंगल। तो मतलब आपको टू साइड्स और एक एंगल गिवन है, तो आप फाइंड कर सकते हैं बाकी सारी चीज़ें। ये सब आपने पढ़ा था वो लेवल में, उसकी डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। बस जब आपको दिखेगा यार एंगल या लेंथ फाइंड करनी है और ट्राइंगल्स बने हुए हैं, तो आइदर साइन और कोसाइन रूल यूज करना होगा। बहुत ज़्यादा रेयरिटी में यूज करना होता है, हर वक्त नहीं करना होता, लेकिन तब भी मैंने लिख दिया ताकि आपको पता हो कि ये चीज़ें रिवाइज होंगी। और अगर इसी में अगर मैं कॉज ए को सब्जेक्ट बना दूं, तो वो क्या हो जाता था, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2bc, ऐसे ही था। तो ये भी आपको याद हो, ये इसी से सब्जेक्ट बनाए, इनमें से कोई एक चीज़ याद कर लें, बाकी सब आप कर सकते हैं। ठीक है, तो साइन रूल का साइन रूल रिवाइज होगा, और आपके जो 2-3 फॉर्मूले हमने सेक्टर के लिखे हैं वो यूज होंगे। बाकी एज वील मूव अलोंग तो हमें समझ में आएगा क्वेश्चन होते किस तरीके से। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ सर तक जी 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 जी, आपने जो ये cos A का फॉर्मूला लिखा है सही है? तुम बताओ नहीं क्या मसला है इसमें। सर सर आपने इसमें लिखा। ऊपर A स्क्वायर नहीं लिखा और नीचे माइनस नहीं लिखा, -2bc हाँ ओके ओके, ए स्क्वायर कहाँ लिखेंगे जल्दी बताओ, ऊपर। एक सेकंड रुको। हमने बेसिकली क्या नहीं किया, गलत लिखा है। हाँ हमने, बेहतरीन है, याद है तुम लोगों को। क्या करेंगे हम, तो बी, ये हम बेसिकली करेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ऐसे। नहीं सर, ये भी गलत है। नहीं सर ये भी गलत गलत है, है। फिर सर क्या ए करें, स्क्वायर ए माइनस स्क्वायर माइनस स्क्वायर वाई बी माइनस स्क्वायर बी माइनस सी स्क्वायर स्क्वायर। माइनस सी स्क्वायर अपॉन -2bc। यार खुदा को मानो तुम लोग, यार कहाँ से तुम लोग कैसे, ये दोनों सेम चीजें हैं। तुम बताओ क्या अरे कह हाँ, रहे हो, हम लोग ने माइनस को बताओ कॉमन बताओ। ले लिया। हाँ ना, तुम कह रहे हो कि ए स्क्वायर, ये भी ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, नहीं यही ठीक है। मतलब तुम बड़े हो जाओ सारे, बड़े हो जाओ। ठीक है, वो माइनस ए स्क्वायर लिखना भूल गए थे हम, बस बाकी सब सही है। अगर तुमने ये किया हुआ है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन -2bc कर दिया, तो वो भी ठीक है, ज्यादा बेहतर लगे आपको। बेसिकली मैं जब भी ना याद नहीं करवाता, मैं कहता हूँ कि यार एक चीज याद रख लें आप, बस आप एक चीज याद रख लें और इसी में इनपुट कर दें बाकी चीजें, दूसरी चीज फाइंड करने के लिए सब्जेक्ट बना दें ना इसको। -2bc यहाँ आ जाएगा लेफ्ट पे, और ए स्क्वायर जो है यहाँ आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर लिख दिया हमने। फिर 2bc जो लेफ्ट पे आया तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ आ गया। सर ठीक हो गया। लिखा ही नहीं है, पर सर कंफ्यूजन होगी सर ये देख के। हाँ, कभी नहीं लिखा था ये देखा तुमने, लिखा ही नहीं सर, हाँ सर लिखा ही नहीं है। लिखी सर वो ठीक है। एक्चुअली कोसाइन रूल का फॉर्मूला लिखते हैं और फिर जो cos A से मल्टीप्लाई होता है वो उस तरफ ले जाते हैं, तो कॉज उससे इनवर्स कर देते हैं। हाँ मतलब मैंने ये फॉर्मूला कभी याद नहीं किया, वो डायरेक्टली वहां से इस तरफ ले जाओ तो हो जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक याद कर लो बस, सही है, बिल्कुल अच्छा किया। ठीक हो गया, तो साइन रूल और कोसाइन रूल यूज होगा, और आपकी ये 2-3 फॉर्मूले जो हमने लिखे हैं। ओके हो गया यहाँ तक, हम अब जा रहे हैं क्वेश्चंस की तरफ। ओके, 2 मिनट देगा मुझे।
अच्छा, एक चीज जो मुझे समझ में आई है ना आपके क्विज़ को वापस रिवैल्यूएट करके, वो यही आई है कि भाईजान आप लोग ना वर्ड प्रॉब्लम बहुत ही बुरी पढ़ते हैं। आप वर्ड्स को मैथ्स में कन्वर्ट नहीं कर पाते, जो एक बड़ा गैप है। और उसमें सीन ये है कि भाई क्या तुम लोग बातें क्यों कर रहे हो चैट पे? भाई अपनी प्राइवेट चैट पे जाओ ना यार, क्या कर रहे हो? और कभी सुनो, सब मेरी सुनो, क्या कह रहा हूँ मैं कि तुम लोग वर्ड प्रॉब्लम को कन्वर्ट नहीं कर पाते, और जितने भी आप लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं उसमें आप समझ नहीं पाएंगे वर्ड प्रॉब्लम क्या क्या रही है। एबीसीडी के फॉर्मूला सबको आते हैं। मैं अगर आपको सिर्फ डायरेक्ट बोलूँ कि यार फर्स्ट टाइम ये है, लास्ट टाइम ये है, और आप जो है वो सम बता दें, आप बता देंगे। फॉर्मूला इनपुट करना आपको आता है, फॉर्मूले की मार्क्स, फॉर्मूला इनपुट करने के ही मार्क्स मिले आपको, जो थोड़े बहुत मिले। आपने वर्ड प्रॉब्लम में तो अपनी रेड मार दी ना, आप वो बोल कुछ रहे, आप करे कुछ रहे, तो उसके ऊपर जरा काम करना। अच्छा, मुझे जो एक रीजन लगता है ना अभी तक, जो मुझे तुम लोगों में लग रहा है, वो ये है कि मेंटली तुम लोग ना, मुझे लगता है अभी भी ओ लेवल्स में हो। बुरा नहीं मानना, लेकिन ये बड़ा मसला है। और उसका रीजन तुम्हारी गलती, तुम्हारी अपनी गलती नहीं है। उसमें यही है कि जिन लोगों ने ओ लेवल का पेपर नहीं दिया, खासतौर पे वो जिन्होंने अक्टूबर का एग्जाम नहीं दिया, उनकी वो ग्राइंड हुई नहीं है ना जो होनी चाहिए थी। एक प्रोसेस होता है ना, ग्राइंडिंग प्रोसेस, जिससे आप गुजरते हैं एग्जाम के। जो जो एक्सपेक्टेड ग्रेड लेके आ गए हैं ना, वो अभी तक वही है फरवरी मार्च में जहाँ वो थे, और उनके सामने ए लेवल्स आ गया है, और वो अभी भी वैसे ही दिमाग से कर रहे हैं। चीज़ें डिफरेंट हैं यहाँ पे यार। एक तो जो प्रोसेस से गुजरे वो अप्रिशिएट करेंगे इस चीज़ को कि यार उससे ज़्यादा मुश्किल है ये, क्वेश्चन सिर्फ डिफरेंट तरीके से आते हैं। और आपका वो एटीट्यूड जो आपको ओ लेवल में शायद एक्सपेक्टेड में ए दिलवा चुका है, वो आपको ए लेवल में ए नहीं दिलवा पाएगा। आपको थोड़ा बहुत बेहतर होना पड़ेगा चीज़ों में। खैर वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इंडिविजुअली आप सबसे। तो कुछ एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1, a piece of wire length 24 centimeter is bent to form the perimeter of a sector of a circle radius r centimeter। इसमें जरा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं हम। तो वो कहने कि एक वायर है ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर, इसको बेंड किया इस तरीके से कि एक सेक्टर बन जाए। ठीक है, तो क्या मतलब होगा इसका कि ये जो लेंथ है 24, ये वायर की लेंथ थी, इसको आपने बेंड किया इस तरीके से कि यार एक सेक्टर बन जाए। तो वायर की लेंथ किसके इक्वल होगी? सेक्टर के किसके इक्वल होगी? वायर की लेंथ और Perimeter सेक्टर के। का क्या इक्वल होगा? पेरीमीटर के, बिल्कुल ठीक, बेहतरीन बेहतरीन। द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर वी नो इज 24। इतना तो हमें समझ में आया क्वेश्चन पढ़ के, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है हमें। अभी तो सर्कुलर मेजर, अगर आपने यही नहीं लिखा तो आपका सर्कुलर मेजर में आप जितने भी चीज क्या फायदा? मतलब कि वर्ड प्रॉब्लम समझना इज द की हियर। हर तरह एपीजीपी में भी यही मसला है, ट्रिग्नोमेट्री में भी आप वो वर्ड प्रॉब्लम्स डाल रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो है ही वर्ड प्रॉब्लम्स। तो उसको कॉम्प्रिहेंड करना, मैथमेटिक्स की टर्म्स में लिखना, ये प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट है जो कि मिसिंग है। उसको, उसके ऊपर हम काम करेंगे इंशाल्लाह। तो खैर 24 हो गया पेरीमीटर। वो क्या करें? शो दैट द एरिया ऑफ द सेक्टर इज गिवन बाय 12r माइनस r स्क्वायर, 3 मार्क्स का है। एरिया ऑफ द सेक्टर तो अभी तक दूर है, पहले तो हम पेरीमीटर को सोचते हैं। पेरीमीटर होता है क्या है? पेरीमीटर होता है r प्लस s, इन तीनों का सम। तो वी कैन राइट कि पेरीमीटर की जगह 2r प्लस s इज इक्वल टू 24। ठीक हो गया। अच्छा, और हमें एरिया ऑफ सेक्टर मांगा है। एरिया ऑफ सेक्टर के अगर आप देखें, दो फॉर्मूले हमारे पास, एक है 1/2 RS और एक है 1/2 r स्क्वायर थीटा। तो हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, हमें शो क्या करना है वो भी लिख लेते हैं ताकि हमें जहन में रहे। शो में ये करना है कि एरिया जो है वो 12r माइनस r स्क्वायर के बराबर है। एरिया ऑफ द सेक्टर इक्वल है 12r माइनस r स्क्वायर के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम अच्छा देखें, इसमें यार सोचें, एरिया का फॉर्मूला है 1/2 RS। सोच, जहन में ये चलना चाहिए आपके, और आप होपफुली आप आंसर तक पहुंच चुके हैं कि यार
जो इन्होंने एरिया लिखा है उसमें आर तो है लेकिन एस नहीं है, तो वी नीड टू फाइंड एस इन टर्म्स ऑफ आर, ताकि उसको हम रिप्लेस कर दें। मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, एरिया के फॉर्मूले में आर और एस दोनों होते हैं। जो इन्होंने एरिया की इक्वेशन बनाई है उसमें आर तो है लेकिन एस नहीं है, तो मतलब एस को हटाना है। एस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, वी नीड एस इन टर्म्स ऑफ आर। जहन में पीछे ये चल रहा हो आपके, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप इस इक्वेशन में जो कि 2r प्लस एस है तो एस इज को इक्वल सब्जेक्ट 24, बनाएंगे। एस को सब्जेक्ट बनाएंगे, 24 माइनस 2r। बेहतरीन, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हम क्या करें, अब जो हमारा फॉर्मूला है एरिया का, एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 r मल्टीप्लाई बाय एस। इस फॉर्मूले में हम r की जगह तो r ही रहने देंगे, बिकॉज वी वांट द फाइनल आंसर ऑफ एरिया इन टर्म्स ऑफ r, तो r तो रहेगा। s की जगह हम लिख देंगे 24 माइनस आर स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? ओके, तो 1/2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा, r/2 बेसिकली है ना ये, इसको मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। r/2 मल्टीप्लाई हो रहा है सर आपने 24 शायद ये माइनस गलत आर लिखा है। स्क्वायर। क्या गलत है? ओके 2r है वो, सॉरी 2r है, हाँ आर स्क्वायर नहीं है 2r है। थैंक यू। 24 माइनस 2r था ना ये, ठीक है। तो तो ये 24 माइनस दोबारा 2r। बता दें। ओके, यहाँ तक पहुँच गए थे कि एस सब्जेक्ट बनेगा? कोई मसला है यहाँ तक? यस, ओके, बनाया। मसला ओके मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक मिनट यार। हम यहाँ तक पहुँचे थे कि पेरीमीटर 24 था, और पेरीमीटर की हमने एक्सपेंड कर दिया। पेरीमीटर होता है 2r प्लस एस इज इक्वल 24। उन्होंने क्वेश्चन में ये बोला है कि आप शो करें कि जो एरिया है, एरिया ऑफ द सेक्टर, वो है 12r माइनस आर स्क्वायर। एरिया ऑफ द सेक्टर इज 12r माइनस आर स्क्वायर, ये शो करना है आपको। तो मैं ये बोल रहा था कि हमें पता है एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 आर एस। ये फॉर्मूला है, ये हमने लिखा था यहाँ पे 1/2 आर एस। किसके लिए? एरिया ऑफ सेक्टर के लिए। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे आर तो है लेकिन एस नहीं है, तो वी डोंट वांट एस इन द फाइनल आंसर। एस को हमें रिप्लेस करना होगा आर से। तो मतलब कि इस इक्वेशन में हम क्या करें, आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि यार हम एस को सब्जेक्ट बना दें। एस को अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा तो वो हो जाएगा 24, ये 2r वहां जाके माइनस हो जाएगा, 24 माइनस 2r। नाउ वी हैव एस इन टर्म्स ऑफ r, और जो हमारा मेन फॉर्मूला है एरिया इज इक्वल टू 1/2 आर एस, उसमें मैं r की जगह तो r रहने दूंगा, s की जगह 24 माइनस 2r लिख दूंगा। यहाँ तक बात समझ में आई है? ओके, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है पूछ ले। ठीक है, सर ओके। ओके। फाइनली हम क्या करेंगे कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये इसको मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ कि एरिया जो है वो, अच्छा 1/2 आर का मतलब क्या है, r/2, r/2 24 माइनस 2r। तो ये r/2 जो है ये दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, 24 r/2 माइनस 2r इंटू r/2। तो ये जो है इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 12r हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 12 ज़ा, ठीक है। और यहाँ पे 2 और 2 खत्म, r माइनस आर जो है वो r इंटू आर मल्टीप्लाई बाय आर, आर स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया फाइनली उसी फॉर्म में आ गया, 12r माइनस आर स्क्वायर। ये उसने प्रूफ करने कहा था। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। कोई कंफ्यूजन इस चीज में तो पूछ लें, क्लियर है तो ओके लिख के भेज दें।
ओके ठीक है। पार्ट 2 अगर आप देखें, ये आपके एग्जामिनर की आदत है कि वो डिफरेंट टॉपिक्स को मिक्स करने की कोशिश करता रहता है हमेशा। तो पार्ट 2 हैज नथिंग टू डू विद सर्कुलर मेजर्स। वो क्या कह रहे हैं, एक्सप्रेस ए इन द फॉर्म a माइनस आर माइनस बी का होल स्क्वायर। और पार्ट 3 जो है वो तो डिफरेंशिएशन है, तो उसने 2-3 टॉपिक्स मिक्स कर दिए, कोई बात नहीं। पार्ट 2 तक तो हम कर सकते हैं, ये तो होपफुली हमें आता है, जल्दी से पार्ट 2 कर लेते हैं। आपको मैंने बताया हुआ किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका आपको आना चाहिए। ये हमने सीखा था जब हम फंक्शंस का क्वाड्रेटिक्स कर रहे थे। तो पार्ट 2 में वो कहने के एक्सप्रेस करें ए को इन टर्म्स ऑफ a माइनस आर माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्मॉल है, ठीक है ठीक है। और आपका एक्चुअल में जो a है ऑलरेडी, वो जो आपने प्रूफ किया था वो था 12r माइनस आर स्क्वायर। आपने ये प्रूफ किया था पिछले पार्ट में, 12r माइनस आर स्क्वायर। तो इन दोनों को इक्वेट कर दें, a माइनस आर माइनस बी का जो होल स्क्वायर है वो इक्वल होना चाहिए 12r माइनस आर स्क्वायर के, ठीक है। अब मैंने कहा था जिस फॉर्म में भी गिवन है ना, उसको आप वहाँ तक पहुँचाने के लिए आप क्या करेंगे, यू विल यूज अ मेथड विच इज कॉल्ड कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स। कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स से हम पहुँचते हैं किसी भी फॉर्म तक। और वो हम कैसे पहुँचेंगे, माइनस आर माइनस बी का स्क्वायर एक्सपेंड कर देंगे, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 2br प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 12r माइनस आर स्क्वायर। और सिंप्लीफाई करते हैं, a माइनस आर स्क्वायर प्लस 2br और माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 12r माइनस आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, अच्छा इसमें एक चीज़ है a माइनस बी स्क्वायर, अच्छा सवाल है ये। a माइनस बी स्क्वायर हो गया प्लस 2br और माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 12r माइनस आर स्क्वायर। अब देखें हो क्या रहा है। यही क्या किया? कंपेयर द कोएफिशिएंट्स, कंपेयर करेंगे हम कोएफिशिएंट्स को। आर स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, जब एक्सपेंड करने के बाद -1 है, यहाँ भी -1 है, बिल्कुल ठीक है। आर का जो कोएफिशिएंट है, आर का वो क्या है यहाँ पे 2b, ठीक हो गया। यहाँ पे आर का कोएफिशिएंट क्या है 12, 6 तो आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। 2b जो है वो इक्वल होगा 12 के, तो b की वैल्यू आ गई 6। कंपेयर द कोएफिशिएंट्स हमने सर जी। क्वाड्रेटिक्स नहीं पढ़ा, नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, देखिए जिस भी फॉर्म में कन्वर्ट करने बोलता है ना, वो उसने इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का है। क्वाड्रेटिक में हमारी बेसिक फॉर्म थी a इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के, वो इन लोगों को याद होनी चाहिए। हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते थे, हम एक्सपेंड करते थे एक्स माइनस एच के स्क्वायर को, मल्टीप्लाई करते थे a से, प्लस करते थे k, और फिर कंपेयर करते थे उस क्वाड्रेटिक से जो कि ऑलरेडी गिवन है। जिस भी फॉर्म में कन्वर्ट करने कहता है वो, यहाँ देखिए उसने क्या कहा है कि आप कन्वर्ट करें इस फॉर्म में a माइनस आर माइनस बी का होल स्क्वायर में। जिस भी फॉर्म में वो कन्वर्ट करने बोलेगा क्वेश्चन आपको, उस फॉर्म को हम एक्सपेंड करें। सॉरी मेरी आवाज किसी का स्पीकर होना है, बंद कर लो। हाँ भाई अब्दुल्ला तारिक कर रहे हैं, कौन कर रहा है? ओके, तो जिस भी फॉर्म में हम डिफरेंशिएशन जो है पार्ट 3 में यूज होगी। और यहाँ पे आप देखें जी कन्वर्ट करने का है, उस फॉर्म को एक्सपेंड करें। उस फॉर्म को एक्सपेंड कैसे करेंगे आप, कि आप कन्वर्ट कर लें पहले इस पूरी चीज़ को एक्सपेंड कर लें। कैसे एक्सपेंड करेंगे, आर माइनस बी का होल स्क्वायर कर दें,
वो होगा आर स्क्वायर माइनस 2br प्लस बी स्क्वायर। फिर ये जो बाहर माइनस था उसको ब्रैकेट के अंदर ले आए, तो ब्रैकेट खोल दें, ये माइनस आर स्क्वायर हो गया प्लस 2br माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच गए। उसके बाद आप इसको इस फॉर्म में लाएं कि एक्स के जो आर की फॉर्म में इक्वेशन है, तो आपको पता होना चाहिए कि आर स्क्वायर, ये काम करने से बेहतर है कि समझने के लिए कि मैं इसको आर स्क्वायर पहले लिखें फिर बाकी चीज़ें बाद में लिखें, क्वाड्रेटिक की फॉर्म में बेसिकली। तो आर सबसे पहले आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में, आर स्क्वायर की टर्म आ गई, फिर आर की टर्म 2b इसका कोफिशिएंट है आर का, ठीक हो गया, प्लस सी, सी कांस्टेंट है, कांस्टेंट इज द टर्म विदाउट आर या विदाउट एक्स नॉर्मली। तो इसमें आर सब्जेक्ट है आपका, तो विदाउट एक्स जो टर्म है वो कांस्टेंट है, विदाउट एक्स टर्म हो गई है ए माइनस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर, ये कांस्टेंट हो गया। दिस इज इक्वल टू 12r माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, और इसको भी बेहतर होगा कि आप 12r माइनस आर स्क्वायर की जगह इस फॉर्म में लिखें। सर आर स्क्वायर कैंसिल क्यों नहीं कर रहे? जी, आर स्क्वायर को कैंसिल क्यों नहीं करें? जरूरत नहीं करनी, कर भी दे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नॉर्मली कंपेयर द कोएफिशिएंट में हमारा मकसद कैंसिल करना नहीं होता। हमारा मकसद क्या होता है? हमारा मकसद ये होता है कि हम कोएफिशिएंट से कंपेयर करें। किस तरीके से? मुझे देख के बताएं, आर स्क्वायर कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है? -1। आर स्क्वायर कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है? -1। दोनों के कोएफिशिएंट सेम है। हम बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं कोएफिशिएंट जो है वो दोनों के हर जगह सेम होंगे। इस आर का कोएफिशिएंट क्या है? 2b। इस आर का कोएफिशिएंट क्या है? 12। तो हमने कंक्लूड किया कि भाई 2b जो है इक्वल होना चाहिए 12 के। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12/2, b आ गया 6। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू है वो है a माइनस बी स्क्वायर। कांस्टेंट का मतलब क्या है? विदाउट x टर्म जो है, विदाउट r टर्म इस केस में, तो वो है a माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे कांस्टेंट कितना है, कोई बता सकता है? 0। अब 0, बिल्कुल ठीक। तो आपने b की वैल्यू निकाल ली ऑलरेडी। b की जगह आप लिख दें 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो a वुड बी 36। हमें करना यही था, हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो अब क्योंकि हमें a को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना था, a माइनस आर माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हम लिख देंगे a इज बेसिकली इक्वल टू a की जगह लिख देंगे हम 36 माइनस r की जगह r माइनस b की जगह 6 का होल स्क्वायर। तो हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया a को, जो एक्चुअल a था 12r माइनस आर स्क्वायर, वो इसी के इक्वल है। दोनों चीज़ें सेम है, इक्वल है, डिफरेंट फॉर्म में। डिफरेंट फॉर्म में जब भी कन्वर्ट करना होगा, डिफरेंट फॉर्म में जब भी कन्वर्ट करना होगा, हम कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट से ही करेंगे। ये चीज़ समझ में आई तो ओके लिख के भेज दें, कोई कंफ्यूजन है पूछ लें। कोएफिशिएंट से कंपेयर कर रहे हैं, उसके लिए हमें एक्सपेंशन ज़रूरी थी, इसलिए हमने एक्सपेंड किया और सिंपलीफाई किया। कोई बात नहीं भाई, ये हमने अभी, तुम्हें एटलीस्ट कॉन्सेप्ट समझ में आया? कांस्टेंट टर्म क्या होती है? एक्स के बगैर वाली। कैंसिल करते हैं, अगर आपको लगता है कैंसिल करना बेहतर है कर सकते हैं। वो मकसद नहीं है इसलिए मैं करता नहीं हूँ, ज़रूरत नहीं है करने की। वरना फिर आप चीज़ों को मूव अराउंड करेंगे। चीज़ों को मूव अराउंड करना मकसद नहीं है हमारा, हमें सिर्फ कंपेयर करना है। किसको कंपेयर करना है? कोएफिशिएंट्स को। आर स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है? -1, यहाँ -1 होगा। ठीक है, सेम है, तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये कोई अननोन होता, माइनस फॉर एग्जांपल ये लिखते कि माइनस की आर स्क्वायर, तो हम माइनस के को इक्वेट करते हैं -1 से, क्योंकि हमें पता है कोएफिशिएंट दोनों साइड पे सेम होने चाहिए। सिमिलरली आर का कोएफिशिएंट यहाँ 2b है, तो यहाँ पे आर का कोएफिशिएंट 12 है, तो हमने इक्वेट कर दिया, बोला भाई 2b और 12 इक्वल होने चाहिए। हरीम लाइबा, आई थिंक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? सही है कि कंपटीशन आप जब 2-3 क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगा। एटलीस्ट कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, हम कर कह रहे हैं। अगर क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता फॉर एग्जांपल, और मैं कहता कंपेयर करें कोएफिशिएंट्स को, फिर आप कर लेते, क्योंकि यहाँ पे फिर नहीं कोएफिशिएंट कर सकती। इसके बाद नहीं सुने, अब सुने हाँ, इस स्टेप से समझ नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है,
ये जो हमने ब्लैक बॉक्स बनाया, क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है। इसके बाद हम कह रहे हैं कंपेयर करें कोएफिशिएंट्स को। कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल 3x², इस वक्त x² का कोएफिशिएंट क्या है? 3। मैं लिख रहा हूँ 3x² + 2x - 1, तो x² का कोएफिशिएंट 3 है, x का कोएफिशिएंट 2 है, और -1 क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट का मतलब है जो x के बगैर है, ठीक है, x के बगैर वाली को हम कांस्टेंट कहते हैं। सिमिलरली यहाँ पे कोएफिशिएंट देखें तो r² का कोएफिशिएंट -1 है, यहाँ r का जो कोएफिशिएंट है वो 2b है, क्योंकि 2b r लिखा था तो r के पीछे जो भी चीज लिखी है उसको हमने कोएफिशिएंट कंसीडर कर लिया। और फिर जो चीज रह गई, जो भी चीज विदाउट r है, विदाउट r एक चीज हो, दो चीज हो, 10 चीजें हो, उन सबको हम क्या बोलेंगे? वो सारे कांस्टेंट हैं। तो a - b² जो था वो विदाउट r था, a और -b² विदाउट r था, तो उसको हमने एज लिख दिया a - b²। और बाकी जो चीजें थी -r² + 2r 12r, तो इस साइड पे तो लिख लिया। तो हमने कहा सर भाई a की यहाँ पे वैल्यू दोनों साइड्स पर सेम है, ये हमेशा सेम होगी? हाँ, इधर भी कोएफिशिएंट -1 है, उधर भी -1 है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो कोएफिशिएंट है हर किसी के सेम होंगे। जब भी हमारा काम जो है हम कंपेयर कैसे कर रहे हैं? वी आर कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स कंपेयर करने के लिए वी वांट बोथ द साइड्स इन द सेम फॉर्म। सेम फॉर्म मतलब ये भी ax² + bx + c की फॉर्म में हो। हमारी जो बेसिक फॉर्म है क्वाड्रेटिक को लिखने की वो थी ax² + bx + c, where c is the constant, a is the coefficient of x², b is the coefficient of x। तो यहाँ पे भी हम यही कर रहे हैं। ये अब r की फॉर्म में तो हम ar² + br + c बेसिकली, तो r² के पीछे जो भी चीज लगी है वो उसका कोएफिशिएंट है, वो दूसरी साइड पे भी सेम होना चाहिए। यहाँ पे -1 है, यहाँ भी -1 है, यहाँ इसमें तो हमें छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, कोई अननोन वैल्यू है नहीं। अननोन वैल्यू कहाँ पे? यहाँ पे r का जो कोएफिशिएंट है यहाँ 2b है, और यहाँ पे r का जो कोएफिशिएंट है वो 12 है। तो इन दोनों को हमने इक्वेट कर दिया भाई, 2b और 12 इक्वल होने चाहिए, क्योंकि r का कोएफिशिएंट दोनों साइड पे सेम होना चाहिए। ठीक हो गया? सिमिलरली जब हमने कहा कि भाई यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं वो a - b² है, इन दोनों में r नहीं है, यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू वो 0 है। अगर 0 की जगह 1 लिखी होती, फॉर एग्जांपल +1 होता, तो हम +1 से इक्वेट करते, लेकिन कोई वैल्यू नहीं लिखी तो 0 लिखी है, तो हमने 0 से इक्वेट कर दिया किसको? यहाँ के कांस्टेंट को, जो कि a - b² है। a - b² को 0 से इक्वेट किया, b की वैल्यू हम यहाँ फाइंड कर चुके थे, b was 6, तो b इनपुट कर दी और a आ गया 36। फाइनली जब a और b की वैल्यूज मिल गई तो उसको हमने, जो हमारी मेन इक्वेशन है जो कि बनानी थी 12 a - r - b², उसमें इनपुट कर दिया और a की जगह 36 लिख दिया, अब b की जगह 6 लिख दिया। डज दिस मेक सेंस? समझ में आ रही है बात? प्रोसेस समझ में आया पूरा? सर जी कोएफिशिएंट निकालना आ गया, लेकिन ये ऊपर इक्वेशन कैसे बनाई? ओके, सही है। मतलब कि अगर क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से दूं तो आप कर सकते हैं ना। इसकी Yes. एग्जांपल क्या होगी? इसकी एग्जांपल फॉर एग्जांपल अगर लिखा है कि 2x² + 3x - 5 is equal to ax² + bx - a + b, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये मैं इतने डिटेल में इसीलिए बता रहा हूँ, मुझे पता है काफ़ी स्टूडेंट जो कि नहीं भी पूछे उनको मसला है, तो ये जो पूछ रहे हैं उनको तो मसला है, वो उनको तो आप दुआएं दें कि वो पूछ रहे हैं, क्योंकि आप लोग पूछ भी नहीं रहे और फिर आप क्विज में कुछ करके नहीं आएंगे। जो भी पूछना है आप पूछें, उसको 10,000 बार मैं समझाऊंगा, लेकिन आपने समझना है। ये नहीं हो सकता कि आप ना पूछें और हम गुजार ले पूरे टॉपिक को। खैर, ए की वैल्यू कितनी होगी इसमें अगर मैं कंपेयर करूं कोएफिशिएंट्स को? यहाँ पे 2 बिल्कुल ठीक है, बात समझ में आ रही है? x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे a है, यहाँ पे 2 है, ये दोनों सेम होने चाहिए, तो a is 2। अच्छा, b की वैल्यू कितनी होगी? 3 3 3 होगा, बिल्कुल ठीक है। यहाँ कांस्टेंट क्या है? -5, और यहाँ कांस्टेंट क्या है? -a + b। x के अलावा, x के बगैर जो जो चीजें वो सब कांस्टेंट है, तो -a + b। अच्छा, ये सॉरी, इसको मैं -a + c लिख देता हूँ ताकि वो c की वैल्यू फाइंड करने में काम आए। इक्वेशन में हमें इसको बस c कर दें ताकि आप सॉल्व कर लें। इसको ब्लैक c कर देते हैं जी। तो -a + c जो है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये इक्वल होना चाहिए -5 के, तो -5 शुड बी इक्वल टू -a - 2 + c, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
-2 वहां जाके ऐड हो जाएगा, +3 -5 + 2 नहीं -3 -3, बिल्कुल ठीक है। तो -3 दिस इज हाउ, -3 ये समझ में आई, ये प्रोसेस समझ में आया कि हाउ वी कंपेयर द कोएफिशिएंट्स। यस, आ गया। बेहतरीन, बेहतरीन। तो अब कंपेयर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, मतलब हम कंपेयर कहते हैं ना इंग्लिश में कि यार कंपेयर ऑरेंजेस विद ऑरेंजेस, एप्पल और ऑरेंजेस को कंपेयर ना करें। जैसे आप बोलें कि यार फॉर एग्जांपल कि आप एक इकोनॉमिक्स के टीचर को कंपेयर कर रहे हैं एक मैथ्स के टीचर से, तो नहीं करना चाहिए ना, दोनों डिफरेंट चीज़ें। कंपैरिजन करने के लिए दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए, सेम लेवल पे। वो सेम कैसे होंगी कि अगर आप इस फॉर्म में है क्वेश्चन तो दूसरा भी इसी फॉर्म में हो, या अब आपके पास जो क्वेश्चन अवेलेबल था जो कि आपने पार्ट 1 में सॉल्व किया था वो था इस फॉर्म में 12r - r का स्क्वायर। तो 12r - r स्क्वायर जो एरिया था वो आप कंपेयर करेंगे ऐसी फॉर्म से तो वो नहीं हो पाएगा। उसके लिए मुझे, क्योंकि ये जो है पूरा उस फॉर्म में है क्वाड्रेटिक की बेसिक में, ये -r² + 12r + 0 बेसिकली ax² + bx + c में अवेलेबल है ये मेरे पास। ठीक है, तो इसको भी मुझे ax² + bx c में कन्वर्ट करना है। तो वो कन्वर्ट करने के लिए जब मैंने इन दोनों को इक्वेट किया तो कंपेयर करने से पहले मैंने क्या काम किया कि भाई इनको मैंने सिंप्लीफाई किया। इक्वेट हमने कर दिया था यहाँ पे। अब इनको मैं कंपेयर यहाँ तो नहीं कर सकता था क्योंकि ये है 12r ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे तो कंपेयर नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता था? क्योंकि यहाँ पे ये ब्रैकेट में होल स्क्वायर है, यहाँ होल स्क्वायर तो है नहीं, तो मुझे दोनों साइड पे सेम चीज़ें चाहिए। तो इस होल स्क्वायर को मैंने एक्सपेंड करना ज़रूरी था, तो मैंने पहले कुछ एक्सपेंड किया, r - b का होल स्क्वायर, r² - 2br + b²। सिमिलरली अभी भी मैं कंपेयर नहीं कर सकता क्योंकि ये समथिंग माइनस पूरा ब्रैकेट है और ये अलग चीज़ है। तो मैंने फिर इसको और सिंप्लीफाई किया, ब्रैकेट को एक्सपेंड किया, यहाँ तक पहुँच गया मैं। अब और बेहतर कंपैरिजन के लिए मैंने क्या किया कि यार पहले r² को r², यहाँ r² की टर्म लिखी तो यहाँ भी r² की टर्म लिखी। यहाँ पे r की टर्म थी 12r, तो इसको भी मैंने r की टर्म वापस लिख के आया, जो कि r की टर्म जो वापस आई वो कितनी आ गई +2br, तो वो मैंने साथ लिख दी 2br, और r के पीछे इसको कांस्टेंट अलग कर दिया, इसका कोएफिशिएंट अलग कर दिया। कांस्टेंट जो इसका था वो आखिर में लिखा, जो तरीकेकार होता है, पहले आप x² वाली टर्म लिखेंगे, फिर x वाली, फिर कांस्टेंट लिखेंगे, तो फिर हम कंपैरिजन करना आसान है। अगर क्वेश्चन डायरेक्टली इस फॉर्म में गिवन हो जैसे कि यहाँ पे मैंने दिया था तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन अगर ये इसी अजीब सी फॉर्म में होता तो पहले एक्सपेंड सिंप्लीफाई करके मैं यहाँ तक पहुँचता, फिर इक्वेट करता। ठीक हो गया? दिस अच्छा मेक सर सेंस? सुने बात समझ में आ रही है? जी जी जी। सर, वो आपने क्विज लिया था ना इससे पहले वाला एपीजीबी का, उसमें 2 हाँ हाँ सवाल हाँ, हमसे नहीं हुए थे, वो ठीक समझा है दें सर। यार, उसके लिए वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, अभी मेरे पास ना वो क्विज है। देख लें सर, वो तो सवाल असल में अभी तक नहीं हुआ हमसे, याद भी ठीक है, नहीं मैं करवा दूंगा। पहले नहीं एपीजीबी नहीं हमें नहीं, पढ़ाएगा फिर वो करवाइएगा। हाँ हाँ, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, तुम लोग टेंशन नहीं लो। अभी यही सीन है कि देख ले सर। अभी नहीं है मेरे पास यार, मैं अभी कॉलेज में ही हूँ ना, घर पे हो, तो खैर मैं कर लूंगा, वो टेंशन नहीं ले, वो मैं करा दूंगा आपको। सर एक काम करें ना, उसको आप देख लें, अब क्लास के बाद देख लेगा, फिर ना हाँ हाँ, उसके फोटो लेके ना और उसकी रिकॉर्डिंग के साथ भेज देगा वर्किंग उसकी ग्रुप पे। चलो ठीक है, करते हैं उसको, वो करते हैं। अभी तो टेंशन नहीं लो, अभी यहाँ वो है बेसिक्स नहीं हो रही यार, बेसिक्स वाले मुझे हल कराने वाले मसले। जी अलिशबा कुछ बोल रही थी आप? इस क्विज के जो क्वेश्चंस के मतलब सॉल्यूशन वगैरह आते हैं वो भी भेज दे प्लीज। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कल अच्छा मैं आप लोगों को एक वो क्या नाम है स्केड्यूल भेजूंगा आज। तो कल का सेशन का क्या सीन है? कल के सेशन का मैं बताता हूँ आपको ना, इंडिविजुअल सेशन वाला, वो मैं उसके आपको स्केड्यूल भेजूंगा एक, जिसमें मैं टाइम स्लॉट दे दूंगा आपको 5-5 मिनट के, वो इंडिविजुअली हम डिस्कस करेंगे आपका पेपर, वो मैं खोल के रखूंगा उस वक्त। ठीक है यार, कल बड़े इंपॉर्टेंट वो सेशन होगा, जरूर अटेंड करना है, उसके बगैर कोई काम हो नहीं पाएगा हमारा। ठीक है, वो हम पूरा करेंगे ताकि हमें पता हो गया हम कहाँ खड़े हैं, फिर सॉल्व करेंगे आगे। ओके देन, आज के लिए इतना ही है।
सर्कुलर इमेज कंटिन्यू करेंगे पर। अल्लाह हाफिज़।